बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिशारत राजा साहब के साथ हम एक पुरफ़िज़ा से मकाम पे मौजूद हैं। ऑल दो हब्स पड़ी है लेकिन मकाम पुरफ़िज़ा ही है। नाज़रीन, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। जजेस सीनियरिटी केस पे उनके फ़ैसले पे बड़ी तनकीद हुई, लेकिन ओवरऑल उनके जो कुछ कमेंट्स थे, कुछ रिमार्क्स थे, वो बड़े हौसला अफजा भी रहे। मैं तो शुरू से उनका मुतरिफ़ भी हूँ और सबको कहता हूँ, लेकिन उनके फ़ैसलों से ज़ाहिर इख्तिलाफ कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। चीज़ ये है कि सलाउद्दीन पंवर साहब ने जैसे मखसूस सीटों के केस में खुद का बेंच अलग कर दिया था, जिससे बेंच बड़ी मुश्किल में आया था। अब कल उन्होंने उमर कोर्ट में तकरीबी हलफ बर्दारी से खिताब किया। उमर कोर्ट बार की तकरीब की हलफ बर्दारी थी। उसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि हम जजेस हैं या डाकू हैं। डकैत डाकू डकैत वही होता है। उसकी वजह है नाज़रीन, वो बात पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखेंगे ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी। उनका ये कहना था, उमर कोर्ट जहाँ पर इस वक्त वो खड़े हुए थे और वो तकरीर कर रहे थे, हलफ ले रहे थे, वो कहते हैं उमर कोर्ट की जो पुलिस है उसका जो काम है वो जराइम कंट्रोल करना कम और एक्सटॉर्शन यानी कि भत्ताखोरी ज़्यादा है। ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि बदकिस्मती से एक रिटायर्ड सेशन जज की अंडर ही बहुत सारे जराइम हो रहे थे, वो उनकी सरबराही कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि सखर के गालिबन एक SSP ने भी ये बात उन्होंने कहा कि जी किताब में कहा कि ये बात कही थी कि मैं जराइम कंट्रोल करने में नाकाम हूँ क्योंकि ऊपर से काफ़ी मामला हो रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो जजेस ब्यूरोक्रेसी को और दीगर पावरफुल एलीट को, उन्होंने कहा कि जो सर्व करने के लिए अपने आप को एक तरह से कह लेके फ़रोख्त कर देते हैं, अपना आप गिरवी रख देते हैं। उन्होंने कहा ये बेसिकली उनको चाहिए कि वो अगर काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कि जजेस बहुत से मामलात में उन्होंने जजेस को कहा, खासकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस वगैरह को, कि वो कई मामलात में उनका गठजोड़ नजर है। खासकर एक सहाफ़ी के केस में उन्होंने कहा कि उसमें पुलिस, हुकूमत और जजेस सारे मिल के जो मुल्ज़मान थे उनको बचाते रहे। नेक्सस उन्होंने कहा जी पूरा है। इस बेस पे उन्होंने ओवरऑल जहाँ पे पूरे निज़ाम अदल के ऊपर भी सवाल उठाए कि किस किस्म का निज़ाम है। तो क्या हम सिर्फ, उन्होंने कहा कि हम एलीट के जज हैं, यानी कि ताकतवरों के लिए हम जज हैं या अवाम के लिए जज हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक ये समझ नहीं आई। और वो हाई कोर्ट के जज होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और वो ये सवाल उठा रहे निज़ाम अदल के ऊपर। इन बातों को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा जनाब क्या हम समझ नहीं आती, हम जज हैं कि डकैत हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो अपर सिंध है, बालाई सिंध, वहाँ पे डकैतों का राज है, डाकू राज है वहाँ पे। लोअर सिंध में है तो उन्होंने कहा यहाँ पे मंशियात फरोशी बहुत है। उमर कोर्ट को भी उन्होंने एग्जांपल दिया कि जी यहाँ पे तो मंशियात का ही सारा वो है। तो अब इन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। तो ये गोया जो सिंध की एक सूरत हाल आपके सामने रखी जाती है ना, वो सिंध से ही ताल्लुक रखने वाले एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपके सामने खोल दिया सारा कि सिंध में कितनी कानून की हुक्मरानी है। जो पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो हर वक्त ढोंगरे चाहते रहते हैं कि जी सिंध में तो बड़ा ज़बरदस्त है, सिंध में बड़ा ये है, सिंध में बड़ा वो है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो सिंध का ताल्लुक रखता है अंदरून सिंध से, और पीपल्स पार्टी की ही रिकमेंडेशन पे है कि तो अंदरून सिंध से हमें जज चाहिए, और उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। और वो अब ये बातें जो हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं, इसको देखें, मुशर्रफ ऐसे भी इसके ऊपर तजिया अपना दें। उसके साथ फिर हम सरताज गुल साहिबा ने अपील दायर की है 9 मई के मामले में, वो ज़रा पूरी तफसील में फिर सामने रखता हूँ। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने एक तो बात दुरुस्त निशानदेही की कि अपने इंट्रो में कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जो अंदरून सिंध से जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के रिकमेंडेशन पर लाए गए थे, उन्होंने अंदरून सिंध, ज़ेरी सिंध के हवाले से बहुत सारी आम बातें की हैं। आपको याद होगा कि 2-4 रोज़ कबल एक जरदारी साहब का एक बयान सामने आया था कि मैं सिंध से डाकू राज का खात्मा चाहता हूँ। जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने ना सिर्फ सिंध के हवाले से बात की है, तो गवर्नमेंट JDA को देना चाह रहे हैं। बात तो सुने ना, JDA को दें या जिसको मर्जी दें, ना सिंध के हवाले से उसको उन्होंने सिंध को एक्सपोज किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को भी एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, जिस तरह हम बैठकर फैसले सादर करें। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो फैसला लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस लगा हुआ था, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ये जो ऑनरेबल जज हैं ये उसका हिस्सा है। आप बड़े यकीन के साथ कहते थे, आप
मैं भी कहता था, मैं आपका साथ देता होता था व्लॉग में कि बिल्कुल हम 3-2 का फैसला आएगा। हम कहते थे कि जैसे सलाउद्दीन पवर साहब उस तरफ जाएंगे, और फिर एन कुछ जब बीच में वक्फा आ गया जी, वक्फा आ गया समात के दौरान, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये एक बड़ा आम ऑब्जर्वेशन दी थी कि उन्होंने कहा था कि आपको याद होगा कि जब भुट्टो का केस चल रहा था तो जब एंड फैसले वाले दिन बीच में वक्फा कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारा निजाम बदला गया। हाँ जी। आपको याद होगा कि उस फैसले में जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब उन जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के साथ थे, लेकिन जब वक्फा आया बीच में तो जस्टिस सलाउद्दीन पवर उस तरफ थे। तो जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने जो कहा ना कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं ये समझ नहीं सका कि हम आवाम के जज हैं या ताकतवरों के। तो जो आपने हजूर फैसला लिखा था ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस जंगेरी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार इजाज साहब का, अगर वो फैसला आप पढ़ें तो आपको बखूबी समझ आ जाएगी, जवाब भी मिल जाएगा, जवाब भी मिल जाएगा कि आप किसके जज हैं, आवाम के जज हैं या ताकतवरों के, ये आपको मिल जाएगा। रही बात जो आपने की ना डकैत के हवाले से कि हम डकैत हैं या जज हैं, तो जस्टिस तारक जंगीरी का फैसला जो डिग्री वाला फैसला था, वो याद होगा आपको, आप उस वक्त सिंध हाई कोर्ट में थे, वो फैसला आपने दिया था। उसके बाद क्या हुआ वो फैसला जरा पढ़े, आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। अच्छा, अब राय साहब अगली खबर की तरफ आते हैं जो बड़ी अहम चीज़ है। 9 मई की सजाएं हुई, अपीलें दायर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कई वर्कर्स हैं जिनको सजाएं हुई हैं, आम बंदे उनको तो प्रोसीजर भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि अपील दायर कितने दिन में करनी है। कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ नहीं हुए। तो लोग कह रहे थे, ट्विटर पे मैंने देखा कि लोग कहते हैं मुश्तरका सी अपील दायर करें, मतलब सारे जिनको सजा हुई है, सारे मिलकर मुश्तरका। अच्छा, अब उनकी इतला के लिए अर्ज है कि भाई अपील मुश्तरका नहीं होती, हर बंदे ने अलग अलग अपील दायर करनी है, क्लब होके लग जाएंगी, जमात इकट्ठी हो सकती है। अपील आपने जिसको सजा हुई उसने अपनी अपनी दायर करनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बंदा सबके बिहाफ पे नहीं दायर कर सकता। तो अपीलें चाहे 10,000 हो जाए एक केस में, वो क्लब होके इकट्ठी हो सकती है, क्लब हो सकती है, ऊपर आके आपने दायर अलग अलग ही करनी है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें। दूसरी ये, जैसा जरताज गुल ने अपील दायर की, जरताज गुल साहिबा ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। सरेंडर नहीं किया मीन्स के सजा के बाद उन्होंने खुद को हवाले नहीं किया पुलिस के, वो जेल अभी तक नहीं गई। और कानून बहुत वाज़ेह इस हवाले से, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको सजा हुई हो, जब तक आप सरेंडर नहीं करते, मीन्स के जेल नहीं चले जाते, अदालत नहीं चले जाते, उस वक्त तक आपकी अपील जो है वो काबिल समाअत नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल आप नवाज शरीफ हो। बड़ी जबरदस्त बात की है। नवाज शरीफ कैसे हो? नवाज शरीफ साहब को मैं बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पूरा समझा देता हूँ, तो उनका बुग़्ज़ नवाज शरीफ में बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अल अजीज, ये एवन फील्ड और अजीजिया में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई भी थी। अच्छा, उनकी अपीलें हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, वो चले गए बाहर। अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनको इख्तियारी डिक्लेयर किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इख्तियारी डिक्लेयर किया। इख्तियारी डिक्लेयर करने के बाद ज़ाहिर उनकी अपीलें खारिज कर दी, और रियायत उनको ये दी कि जनाब आप जब वापस आए आप अपील बहाल करवा सकते हैं, जैसा जो आज तक हुआ नहीं। लेकिन चले, नवाज शरीफ साहब थे, दे दी रियायत उनको, क्योंकि बाजवा साहब की बाद मामला सामने आ गए। ख्वाजा साहब ने बताया कि हमारे तो मामला शुरू हो गए थे। नहीं, आजकल फिर नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और पता नहीं की कारण है। 2019 में उन्होंने जैसे बताया कि हमें हुकूमत की ऑफर कर दी गई थी, तो उनके मामला चल रहे थे। खैर हाई कोर्ट ने कहा कि अब जब वापस यहाँ बहाल करवा लीजिएगा। मियाँ साहब वापस आते हैं, उन्होंने भी सरेंडर ही करना था। जैसे पहले वो बाहर से आके उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने, अडयाला जेल दोनों गए थे, फिर उनकी अपीलें दायर हुई थी, और इसी तरीके से अब भी उनको सरेंडर करना था। लेकिन अब की बार जब वो आ रहे थे, तो अब वो जेल जाने के लिए नहीं आ रहे थे, अब वो इलेक्शन से पहले सब जगह इश्तिहार छपवा चुके थे कि जिन मैं तो वज़ीर आज़म बनी हो, ठीक है। वो अब इस चक्कर में आ रहे थे कि मेरी गवर्नमेंट आ रही है, लिहाजा वो जब वापस आए, उनके आने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त दी गई कि जनाब वो सरेंडर करना चाह रहे हैं मियाँ साहब, लिहाजा उनको गिरफ्तार ना किया जाए, एयरपोर्ट से यहाँ तक अदालत आने दिया जाए, अदालत में पेश होना चाह रहे हैं, राहदारी दी जाए उन्हें। अच्छा, उस पर उनको ये कह दिया गया नैब को कि जनाब जब वो मियाँ साहब आए तो आपने गिरफ्तार नहीं करना। अच्छा, वो एयरपोर्ट पे सबने जो बायोमेट्रिक होते देखा, सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहाँ चल कर गई ना जी, एयरपोर्ट पर चल कर गई ना, बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब जो मुतलका टाइम था उसके अंदर आके अदालत में पेश हो गए।
पेश हुए तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो आपको जो बेल थी वो तो भर नहीं सकती थी, हमने आपको दे तो दी थी, लेकिन आने तक उनको ये कह दिया कि जी अब इनकी वो जमानत खारिज हो गई है, नैब चाहे तो गिरफ्तार कर ले, लेकिन जो पुराना फैसला था जिसमें उनकी अपीलें खारिज की गई थी, उस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही। गोई अब नवाज शरीफ साहब अपनी सजा इख्तियारी होते हुए जब सरेंडर किया, मुअत्तल करवाने के बाद वो उनकी अपीलों पर समाअत हुई और तारड़ साहब ने दलाइल दिए फॉर्मेलिटी वाले, उसके बाद नैब ने कहा जी सड़ाते कर लाइए। भाई आप गलत बात कर रहे हैं जी। जुल्करनैन साहब के नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया, नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर नहीं किया था, अदालत ने सरेंडर किया था यार नवाज शरीफ साहब के सामने। आप ये जुमला बोले, अब ये ना कहें कि नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था। अदालत चलकर एयरपोर्ट पर चली जाती है, सरेंडर करती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एयरपोर्ट पर जाती है। जवाब में मियां साहब ने भी तो किया था ना। क्या मियां साहब ने सरेंडर किया था यार? अदालत में आकर सरेंडर क्या किया था उन्होंने? खबर पूरी करने देना नाज़रीन। इस मौके पे अब जरताज गुल साहिबा ये दरखास्त दे सकती हैं उस प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए ट्रायल कोर्ट में कि जनाब मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर 1, जरताज गुल साहिबा नवाज शरीफ नहीं है, पहली बात, सबसे बड़ा फर्क। दूसरा ये कि वो अपील या केस बहाल नहीं करवा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में दरखास्त दें कि जनाब मैं पेश होना चाह रही हूँ, मैं हाई कोर्ट के अंदर अपने आप को सरेंडर करती हूँ, आप मेरी अपील सुन लें। ये हाई कोर्ट गुंजाइश निकाल सकती है कि ठीक है इतराज के साथ अपील लग गई, अपील लग गया, सरताज गुल साहिबा पेश हो जाए अदालत के सामने, वहां के जनाब मैं इधर आप अदालत के सामने सरेंडर कर रही हूँ, और फिर अदालत उनकी सजा अगर सस्पेंड करती है तो फिर वो गिरफ्तारी से बच सकती है, उनकी अपील चल सकती है। लेकिन अगेन शी इज नॉट द नवाज शरीफ, ये पीटीआई है। सुने सर, ये पीटीआई है और जो इस वक्त शदीद तरीन ज़ेर-ए-ताब है, पूरा सिस्टम ही इस वक्त पीटीआई के खिलाफ है। तो ये बातें प्रेसिडेंट्स तो हैं, लेकिन जब सिस्टम खिलाफ हो जाए ना तो फारूक नाइक तरमीम 9 मई को क्या किया था, सिस्टम खिलाफ हो जाए ना, फारूक नाइक नैब की तरमीमें भी लेके हाथ में फिर होते हैं, और 26वीं तरमीम वाला बेंच जो है ना वो मानता ही नहीं है उनको। और फिर ये एक कहानी तो जरूर है, और फारूक नाइक साहब वोट भी देते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। जी, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होगा नहीं। ये मैं आपको, आप जो बात सिलेंडर की करते हैं ना, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि जरताज गुल साहिबा, मोहतरमा जरताज गुल साहिबा हाई कोर्ट में चली जाए और वहां जाकर कहें जी कि मैं सरेंडर करती हूँ हाई कोर्ट के सामने, और वह अपीलें एतराज़ात के साथ सुनी जाएं। मुझे ये बताएं कि जब 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हाता अदालत था वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या वो सरेंडर करने के लिए नहीं गए थे? आईन आपका ये कहता है कि जब कोई मुल्जम आता है अदालत में दाखिल होता है तो वो खुद को कानून के हवाले करता है, तो वो वहां पर रिट दायरी ब्रांच में जाते हैं, वहां पर जाकर वो अपना बायोमेट्रिक वगैरह करवाते हैं। साहब इसीलिए तो एक दिन के वक्फे से उनकी गिरफ्तारी कलदम हो गई थी ना, जमानतों पे बहाल हो गए। आपके जस्टिस उमर फारूक साहब ने तो उन्हें कहा था ये तो कानूनी गिरफ्तारी हुई है उनकी। सर वो आमिर फारूक साहब ने कहा था, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने वो उन्हें काला दम करार दिया था, कानून कर दिया था ना, इस्लाह उन्होंने कर दी थी एक ही दिन के वक्फे से ही। तो चीज सिर्फ ये है, यहाँ पे ये सहूलत जो है ना वो नहीं मिलनी जरताज गुल साहिबा को जी। अगर वो मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। उस वक्त जब नून लीग और जिसकी इब्तिदा हो चुकी है, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो तलखियां हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। जब ये सफ़ा, अभी तो वो किसी एक लकीर पर थे, कहते थे उनके जो मानने वाले थे वो कहते थे कि किसी एक लकीर पर है, लेकिन अब वो सफ़ा एक क्या, लेकिन एक सबसे टॉप लकीर पर है और दूसरा सबसे एंड वाली लकीर पर है। इब्तिदा हो चुकी है। जब ये सफ़ा फटेगा तो फिर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, धड़ाधड़ इन्हें जमानतें भी मिल रही होंगी, धड़ाधड़ इनके केसेस भी खत्म हो रहे होंगे, धड़ाधड़ सारा कुछ हो रहा होगा। और इमरान खान साहब को भी सुप्रीम कोर्ट में अब केस लगा, इमरान खान साहब को उस मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि यहाँ से उन्हें जमानत मिल जाएगी। सर फिलहाल तो नोटिस ही नहीं हुआ, पहली हियरिंग है 12 को नोटिस होना, लेकिन बेंच अच्छा बना है। अच्छा चलें देखते हैं वो बेंच क्या करता है। और बाकी पीटीआई के लोग अपीलें क्योंकि 30 दिन के अंदर दायर करनी होती है, उससे बाद अब लेट कर लें तो फिर वो आपके लिए इशू होता है। और आपको अपील काबिल समाअत होने के लिए या लगने के लिए अदालत में जरूरी है कि आपने सरेंडर किया, वो एतराज के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। एक वकील है लाहौर हाई कोर्ट में, उनको सजा हुई थी, खड़े खड़े में आपको वाकई भी सुना। अच्छा
वकील कमरा अदालत के अंदर, वो हाई कोर्ट में जरूरी है कि आपने गाउन पहन के पेश होना होता है सर्दियों में। उनको जज साहब ने इतराज़ किया कि भैया आपका गाउन का है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हाई कोर्ट में मस्ट होता है, हर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा हो जी वो गाउन तो मैं भूला हूँ। उन्होंने दूसरे वकील साहब को यार गाउन दें जरा। तो उन्होंने जनाब कमरा अदालत में अपना गाउन उतार के उनको दिया, इन्होंने जनाब पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार इज इट योर ड्रेसिंग रूम? आपने कमरा अदालत को अपना ड्रेसिंग रूम बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे वो गाउन उतार रहे हैं, आप गाउन पहन रहे हैं उनसे मांग के? ये काम आप बाहर जाके भी कर सकते हैं। इस पे वकील साहब के जज की थोड़ी सी तलखी हुई हाई कोर्ट में। जज साहब ने उनको जनाब खड़े खड़े 1 महीना कैद की सजा सुना दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। जो उनका इख्तियार तो उन्होंने सुना दी। वो वकील साहब मुल्तान लाहौर हाई कोर्ट बार मुल्तान बेंच के शायद थे सदर। वो फिर आ गए जनाब अपील में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील ही सरदार तारिक साहब के पास वो लगी अपील, एतराज लगा रजिस्ट्रार ऑफिस का कि भाई आपने सरेंडर ही नहीं किया हुआ, गिरफ्तारी दें, सरेंडर करें ताकि आपकी अपील लग सके। चैम्बर अपील आ गई। सरदार साहब ने फिर वही बात की, उन्होंने कहा जी कानून बड़ा वाज़ेह, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बगैर सरेंडर किए आपकी अपील सुनी जा सके। ही हैड टू सरेंडर, उनको सरेंडर करना पड़ा था तब जाके उनकी अपील सुनी गई थी। तो मतलब उसके बगैर चारा नहीं है, उसके बगैर चारा नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल आ जाते जाते तो आपसे, टाइम है 30 दिन का। हाँ 30 दिन में से कितने दिन गुजर चुके हैं कैलकुलेशन आप करते रहें। तो ये अगस्त का महीना ही है। हाँ। अगस्त के यौम आज़ादी के महीने में उनको सबको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए रहते हैं और उनकी अपीलें कब लगती हैं, ये कहानी। अच्छा मेरा जाते जाते आपसे सवाल है जी, ये एकदम से जस्टिस मंसूर शाह इन पिक्चर हो गए हैं, ये क्या मामला है यार? मुस्लिम लीग नून के नज़ाती वकील भी जस्टिस मंसूर शाह साहब की हवाले से ट्वीट कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, और वो साफी भी जो उनके बड़े खिलाफ थे, नाकद थे, खिलाफ नहीं बल्कि नाकद थे उनके, वो भी कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर शाह जो है वो कोई आईनी बेंच के सरबराह बन रहे हैं। यार ये क्या कहानी सारी चल रही है, इसकी वजह क्या है? वैसे यार बात ये है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक्सपर्ट है। बिल्कुल, ये ठीक है, मैं आपकी बात से 110% इत्तेफाक करता हूँ। अब उनके फैसलों पे मैं भी बड़े तनकीद करता रहा हूँ, अब भी करते रहते हैं, लेकिन जो एक बंदे की क्वालिटी है वो तो क्वालिटी है ना। अब उसका फैसले से मुझे इख्तलाफ हो सकता है मैं कहूँ अच्छा है, राय साहब कहीं बुरा है, आपको चीज़ अच्छी लगे, हो सकता है हमें बुरी लग रही हो, या हम कहें बुरी है आप कहें अच्छी है, ये हर एक की अपनी इंडिविजुअल राय है। लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड होना, वो एक कह लें कि तरक्की पसंद जज होना है, ऐसे के जुडिशल रिफॉर्म्स करने वाले ऐसे जूरिस्ट पाकिस्तान में बहुत कम आए हैं। वो आए हैं, वो सिस्टम को सूट नहीं कर रहे इसलिए बाहर बैठे हैं। जिन्होंने उनको बाहर रखा हुआ है, जिस गवर्नमेंट ने, उनको भी इस बात का एहसास है कि हमने आईनी बेंच आईनी तशरीह के लिए बनाया था, और सिर्फ बेसिकली आईनी बेंच बनाने का वाहिद मकसद मखसूस सीटें थी, वो ले ली गई हैं पीटीआई से। अब आईनी बेंच हो गया है मेरी नजर में फारिग। नहीं मैं बताता हूँ, सुने उसके पल्ले बरा कख नहीं है। अब जिसको मरीज सरबराह लगा दे कुछ नहीं। मैं बताता हूँ आपको, इसके ऊपर राय साहब अभी फिलहाल ना बताएं, अगली वीडियो में इसके ऊपर मुकम्मल तफसील रखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मंसूर अली शाह साहब के आने की, कितने % चांस है, कितने % नहीं। अगर आ गए तो फिर क्या होगा? यार देखड़ा कपड़े होंगे, मजे तमाइयां होंगे, फिर ये भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।